हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर आया हूं नेक्स्ट वीडियो, जो कि है हमारी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर से। 11th क्लास का ये चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली यहाँ पर समझने का बहुत कुछ है चैप्टर में, रटने का कम है। जैसे कि मॉर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा याद करना था, तो यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें समझनी है। हालांकि कुछ याद भी करनी है, पर समझना होता है इस चैप्टर में काफ़ी कुछ। और ये बहुत सारे बच्चों का वीक चैप्टर होता है, तो हम इसे एक एक लाइन, एक एक वर्ड और चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी रहेगी और आप बस पूरी वीडियो लगातार देखते रहना, लगातार चैनल के साथ बने रहना। हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक करना, कमेंट करना, सब कुछ कर देना यार, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे कि मैं वीडियो बनाता रहूँ लगातार। तो चलिए करते हैं शुरू। आज की वीडियो में हम रखेंगे टॉपिक हमारा छोटा, ज़्यादा नहीं रखेंगे। शुरुआती पार्ट मैथमेटिक एक्टिविटी और जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो शुरू में यहाँ पर हेडिंग है हमारा चैप्टर 6, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो शुरुआती पैराग्राफ थोड़ा बेसिक सा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लिखा क्या है? और यू कैन वेरी इजली सी द स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोथ प्लांट एंड एनिमल. Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. This chapter introduces you to the internal structure and functional organization of higher plants. You study of internal structure of plant is called anatomy. तो यहाँ से हमें बच्चों को जिन्हें नहीं पता होता उन्हें हम बता देते हैं कि यहाँ पे हमें एक लाइन मिलेगी लिखी हुई कि भैया अगर आप इंटरनल ऑर्गन को पढ़ोगे तो दैट मीन्स आप एनाटॉमी को पढ़ रहे होते हो। अगर आप बाहर से देख रहे होते हो तो आप मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होते हो। Plants have cells as the basic unit. Cells are organized into tissues and in turn the tissues are organized into the organs. तो यही है जैसे तुम्हारे में भी होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, इस तरह से मिलकर प्लांट में भी काफ़ी सारी चीज़ें बनी होती हैं। डिफरेंट ऑर्गन इन प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. विद इन एंजियोस्पर्म द मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो एडेप्टेशंस टू डाइवर्स एनवायरनमेंट. मतलब ये है कि अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह की इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकती है। ये डिपेंड करता है कैसी होगी। तो सबसे पहले हम एडिंग है हमारा टिश्यू। आपको टिश्यू के बारे में पता ही होगा। एक ही जगह से सिमिलर ओरिजिन से ओरिजिनेट होने वाली सेल जब मिल करके एक और टिश्यू बनाती है और वो सेम फंक्शन करता है तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। यहाँ लिखा है कि टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन. तो यार जब भी आप टिश्यू की बात करो तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि कॉमन ओरिजिन बताया हो, मतलब वो सेल जो कॉमन ओरिजिन हुई हो, मतलब ओरिजिनेट एक जगह से हुई हो, एंड यूजुअली परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन. A plant made up of different kind of tissues. Tissues are classified in two main groups, that is the meristematic and the permanent. तो जो डिवाइड होने वाले टिश्यू होते हैं, जो सेल डिवाइड करती रहती हैं, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं. जो लगातार परमानेंट रहती हैं, मतलब जो कि बॉडी को बनाती हुई जाती हैं, वो परमानेंट हो जाती हैं, वो आपकी डिवाइड नहीं करती. दे लूज द कैविटी, दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड. एंड टिश्यू बेस्ड ऑन वेदर द सेल बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट. मतलब डिवीजन के आधार पर दो तरह पे बांट देते हैं. पहला मेरिस्टेमेटिक है, दूसरा आपका परमानेंट टिश्यू है. ठीक है ना. तो सबसे पहले एडिंग है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं यहाँ पर. जैसे मान लो एक छोटी सी सेल है हमारी, ये अगर मैं कहूँ कि एक डिप्लॉयड सेल है और मान लीजिए ये जो है माइटोसिस करती है, क्योंकि जितने भी ग्रोथ होती है तो ग्रोथ वाला पार्ट जो है भाई वो माइटोसिस पर ही आधारित होता है. और माइटोसिस करके सेल जो है वो दो सेल बना रही है, मान लीजिए इस तरह से. तो एक सेल जो है वो आपकी फाइनली आगे फिर से डिवाइड करेगी, मतलब ये अपनी जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू रखेगी. पर जो ये है ये वाली सेल आपकी यहाँ पर मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन करेगी. डिफ्रेंशिएशन का मतलब है अपनी शेप बदलेगी और डिफ्रेंशिएट होकर के कोई भी शेप, जैसे मान लो इसको फाइबर बनना हो तो मान लो फाइबर बना लेगी, तो परमानेंट सेल में बदल जाएगी. ठीक है ना. पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो भी बनना होगा बन जाएगी. लेकिन ये ध्यान रखना कि इस तरह से मतलब कॉन्स्टेंटली एक डिवाइड करती है, दो बनाती है, एक फिर मेरिस्टेमेटिक होती है और एक फिर परमानेंट हो जाती है. तो ये इस तरह से आपकी अर्थमेटिक ग्रोथ शो करती है, लीनियर ग्रोथ शो करती है, ये आप पढ़ोगे. तो यहाँ पर लिखा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू growth in plant is largely restricted to specialized region of active cell division
all called meristems, and Greek मतलब meristos मतलब divide. Plant have different kind of meristems. The meristems which occur in the tip of the root and the shoot is called as the एपिकल मेरिस्टेम. तो यार जो टिप पर पाया जाता है उसे अपन एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं. तो यहाँ थोड़े से डायग्रामेटिक चीजें शो करी गई हैं. एक बार हम इस डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं. देखो यार यहाँ रूट का भी और शूट का भी. अगर आप रूट वाला देखोगे तो रूट वाले में हमें दिखेगा सबसे आगे की तरफ रूट कैप है, ये ध्यान रखना. एक और बात ध्यान रखना, रूट कैप के जस्ट पीछे होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम. यानी रूट को जो टिश्यू आगे बढ़ाता है डिवाइड करके वो आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है. और वो रूट एपिकल मेरिस्टेम आपका रूट कैप के पीछे होता है. ध्यान रखना है ये बात, ठीक है ना. और इसको बनाने के लिए इसी का रोल होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही. इसके पीछे फिर आपका सेंट्रल सिलेंडर एंड कोर्टेक्स वगैरह, मतलब जो रूट के अलग अलग टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं वो बनाना शुरू कर देता है पीछे की साइड पे. और आपको रूट के जब एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो वहां बता दूंगा कि क्या क्या होता है, ठीक है. खैर, एक आपको यहाँ शूट वाला दिखेगा. शूट में आपको मिलेगा, देखो स्टैम है ना, तो भाई स्टैम में एक खास बात होगी कि लीफ प्राइमोडियम मिलेंगे ऊपर की तरफ, छोटी छोटी लीफ जैसा मिलेंगे, ठीक है. और ये आपको मिलेगा मेरिस्टेमेटिक जोन जो कि डिवाइड कर रहा है और आगे की तरफ बनाता हुआ जा रहा है. स्टैम में आप पीछे देखोगे, क्योंकि स्टैम में आपको पता है नोड और इंटरनोड होती हैं. नोड पर जो है आपकी भाई एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, ये भी होगा. और नीचे की तरफ आपको मिलेगा वेस्कुलर टिश्यूज वगैरह बन रहे होंगे, जाइलम फ्लोएम वगैरह. तो ये तो ऐसे सिंपल सा डायग्राम दिखाया है. तो यहाँ पर 3 तरह का मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मैं बात करूँ अगर, तो 3 तरह से हो सकता है. अगर मैं एक डायग्राम को यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए आपका ये शूट एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम है और ये, तो इसमें आप देखो ध्यान से, अगर मैं कहूँ कि ये ऊपर की तरफ यहाँ पर तो है एपिकल मेरिस्टेम, और अगर मान लो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है तो ये आपका इंटरनोड भी बनाएगा, है ना. इंटरनोड और नोड भी होंगी. तो ये अपन नोड दिखा रहे हैं यहाँ पे, मान लो ये नोड है और ये बीच में इंटरनोड है. तो बाबू यहाँ पर जो है आपका नोड के ऊपर या नोड के नीचे यहाँ पर इस तरह से, अगर ये डाइकोट स्टेम हो तो यहाँ एक्सिलरी बड होगी, आपको पता है लीफ बनेगी, और यहाँ पर जो है ब्रांच भी बन सकती है. तो यहाँ पर आपका एक्सिलरी बड वाला जो टिश्यू होगा वो पाया जाएगा, मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो यहाँ रहेगा. और अगर आप किसी मोनोकोट प्लांट की बात करोगे तो यहाँ जो टिश्यू होता है, जो कि आप यहाँ जो है वुंड्स वगैरह मोनोकोट प्लांट में जो हो जाते हैं उनको ठीक करने का काम करता है, वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है. तो जैसे डाइकोट स्टेम तो जो है सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, तो वो तो अपना जो है ग्रोथ वगैरह कर लेते हैं. और लेकिन अगर मोनोकोट प्लांट होगा तो उसमें अगर कोई घाव हो जाएगा छोटा मोटा, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है नोड के ऊपर या नोड के नीचे, एंड दैट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. और ये ऊपर की तरफ एपिकल मेरिस्टेम है. बताया ये जाता है कि एपिकल मेरिस्टेम जब यहाँ से गुजर रहा होता है नीचे से, तो एपिकल मेरिस्टेम का ही कुछ हिस्सा नीचे छूट जाता है जो कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनाता है. यहाँ तक कि अगर ये डाइकोट स्टेम है और यहाँ एक्सिलरी बड वगैरह होंगी, तो वो एक्सिलरी बड भी जो है आपकी ऊपर जो एपिकल मेरिस्टेम गया उसी ने छोड़ी होंगी. तो अगर हम ये कहें कि प्लांट के अंदर जो एपिकल मेरिस्टेम होता है शुरू से जो मिलता है, अगर वो आपका एक प्राइमरी मेरिस्टेम है, अगर आपका एपिकल मेरिस्टेम एक प्राइमरी मेरिस्टेम है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी आपका एक प्राइमरी मेरिस्टेम होगा. और क्योंकि ये उसी का ही हिस्सा है, ये सवाल आप याद रखोगे. और जो एक्सिलरी बड अगर हुई, डाइकोट स्टेम अगर हुआ, तो एक्सिलरी बड जो होगी वो भी एक तरह का प्राइमरी मेरिस्टेम ही होगा. ये वाली बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना. चलिए फिर हम बात करते हैं तीसरे तरह के जो आपका मेरिस्टेम होता है, वो होता है लेटरल मेरिस्टेम. यानी लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो आपका प्लांट को चौड़ाई में बढ़ाने में मदद करता है. और जो जैसे कि इसके एग्जांपल में आप देखोगे, अभी आगे बढ़ोगे, कि कैम्बियम होता है ना, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये आपका जो है लेटरल मेरिस्टेम के एग्जांपल होते हैं. वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, है ना, ये लेटरल मेरिस्टेम है. तो चौड़ाई में बढ़ाने का काम इसका है. हालांकि आपको ध्यान रखना, शुरू से जो है स्टार्टिंग से ही लेटरल मेरिस्टेम प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है. जैसे अभी आपको दिखाऊंगा मैं लेटरल मेरिस्टेम में 2 चीज़ें बताऊंगा, इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. तो लेकिन शुरुआत से नहीं होता है, बाद में जाकर के कंप्लीट रिंग बनता है. तो अब हम बोलते हैं कि ये सेकेंडरी इन नेचर होता है, प्राइमरी नेचर में नहीं होता. पर फिर भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं समझा देता हूँ क्या है. जैसे मान लो ये डाइकोट स्टेम है, आपको बता दूँ, और डाइकोट स्टेम में हम आगे पढ़ेंगे कि वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, वेस्कुलर बंडल बाबू रिंग में लगे होते हैं इस तरह से. अगर आप डाइकोट स्टेम आगे पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगा कि डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल जो है वो
रिंग में लगे हुए पाए जाते हैं इस तरह से। तो रिंग में बाबू बात ये होती है कि अगर रिंग में लगे हैं और इनके अंदर ना इस तरह से कैम्बियम है, तो आप ये भी पढ़ोगे आगे चल करके कि वेस्कुलर बंडल के अंदर एक जाइलम फ्लोएम के बीच में एक टिश्यू है जिसे अपन बोलते हैं कैम्बियम। तो ये जो कैम्बियम है, मैंने जो बनाई है ब्लैक कलर की जो ड्रॉ करी है ये वाली, ये वेस्कुलर बंडल के अंदर है। मान लो ये तो वेस्कुलर बंडल है और ये इसके अंदर है कैम्बियम। तो बाबू इसको बोलते हैं इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। तो मैं बता दूं आपको, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो पहले से ही होती है वेस्कुलर बंडल के अंदर। डाइकोट स्टैम में जाओगे तो मिलेगी, और ये प्राइमरी नेचर होती है। बाद में जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करता है तो इसके बीच में यहाँ पर भी आपकी जो सेल्स होती हैं वो डी डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ पर बना देती हैं आपका एक और कैम्बियम, दैट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो आपकी होती है सेकेंडरी, क्योंकि वो बाद में बनी होती है। तो ये एक सवाल है, लेकिन पूरी तरह से कैम्बियम को लोग सेकेंडरी बोल देते हैं। कैम्बियम एक सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, लेकिन उसके अंदर भी आप देखोगे तो इंटरफेसिकुलर जो है वो सेकेंडरी है और इंट्राफेसिकुलर जो है वो प्राइमरी नेचर की होती है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें कोर कैम्बियम की, तो कोर कैम्बियम जो है पूरी तरह से सेकेंडरी होती है। ये बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये बाद में बनती है, मतलब इसमें कोई भी प्राइमरी कोर कैम्बियम टिश्यू नहीं होता है, ऐसा बाद में बनती है तो सीधा सीधा सेकेंडरी होती है। तो ये वाले सवाल आपको आएंगे, आप ध्यान से इसे पढ़ना, ठीक है। चलो तो एक बार यहाँ देखते हैं लिखा क्या है। यहाँ लिखा है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई द टिप ऑफ द रूट वाइल द शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस, एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल लेफ्ट बिहाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा था ना अभी कि एपिकल मेरिस्टेम जब ऊपर जा रहा होता है भाई, तो ऊपर जाने के टाइम पर उसकी कुछ सेल जो है वो पीछे छूट जाती हैं, पीछे रह जाती हैं, जो कि आपकी एक्सिलरी बड बनाती हैं। अगर आप डाइकोट स्टेम में देखोगे तो आपको वहाँ पर एक्सिलरी बड मिलेंगी जो कि ब्रांच फॉर्म करती हैं, आगे फ्लावर भी वहाँ से निकलता है, थॉर्न्स वहाँ से निकल सकते हैं, टेंड्रिल्स वहाँ से निकल सकते हैं, तो वो सब एक्सिलरी बड से बनते हैं। Such buds are present in the axil of the leaves and capable of the forming of the branch or a flower। तो या फिर वो फूल बनाती हैं या फिर कोई ब्रांच बना सकती हैं। ध्यान रखना एक्सिलरी बड प्राइमरी होती है क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम ने ही उसे वहां छोड़ा है। फिर लिखा है द मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू इज नोन एज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, दे अकर इन ग्रासेस। तो यार यहाँ जो इंपॉर्टेंट सी बात है वो ये है कि भाई इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो ग्रासेस में होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा, है ना, ग्रासेस में। क्योंकि ग्रासेस में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ तो होती नहीं, तो ग्राजिंग हर्बीवोर्स जो होते हैं वो थोड़ा बहुत काट ले, कुछ खराब कर दे, तो ये दोबारा से उसको ग्रो कराने में मदद करता है। लिखा है पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्राजिंग हर्बीवोर्स, बोथ एपिकल एंड मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर प्राइमरी मेरिस्टेम। तो ये क्वेश्चन आएगा, मैंने बता दिया था, एपिकल भी और इंटरकैलरी भी, और यहाँ तक कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी प्राइमरी होता है, एक्सिलरी बड भी प्राइमरी होता है। ये प्लीज ध्यान रखना, ऐसी कोई गलती ना करना है, सवाल है पेपर में आते हैं। एंड आर बिकॉज दे आर अपीयर इन अर्ली लाइफ ऑफ द प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। सही बात है। नेक्स्ट है द वेस्कुलर, द मेरिस्टेम दैट अकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ द रूट एंड शूट एंड मेनी प्लांट्स, पर्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस। तो यार सीधी सीधी बात है, जो डाइकोट स्टेम वगैरह होते हैं या डाइकोट रूट्स होती है, वहां देखोगे तो आपको वो मोटी मोटी भयंकर तगड़ी होती है भाई। तो लकड़ी जैसी लकड़ी जब बन जाती है, मतलब मोटी मोटी, मतलब वुडन वाली पार्ट जो होता है, तो उसको बनाने के लिए जो होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। लिखा है लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। सिलेंड्रिकल मैंने अभी बताया बाबू, देखो गोलाई में होते हैं, क्योंकि गोलाई में नहीं होंगे भाई तो सीधी बात है, अगर तो गोलाई में नहीं होंगे तो फिर कैसे चलेगा काम, क्योंकि वो फिर प्लांट है चौड़ा कैसे होगा, ऐसे उबड़ खाबड़ हो जाएगा। तो पूरा प्रॉपर गोला होगा तो चौड़ाई में सही से पड़ेगा। देखा है फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, यानी ये इंट्राफेसिकुलर की बात कर रहा है, एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम आर एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। मतलब तीनों जो हैं ये इंट्रा, इंटर और कोर कैम्बियम, दे थ्री आर द एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। हालांकि तीनों सेकेंडरी नहीं है, इंट्रा वाला प्राइमरी है, ये ध्यान रखना। एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू। तो ये सेकेंडरी टिश्यू बनाने में काम आते हैं। लिखा है फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ सेल इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स become structurally and functionally specialized to lose the ability to divide। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
जैसे मैंने भी बताया था, मान लो आपको एक मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती है, तो डिवाइड करने के बाद वो 2 सेल बनाती हैं, जिन 2 सेल्स में से एक सेल मेरिस्टेमेटिक रहती है और दूसरी सेल में डिवीजन की कैपेबिलिटी आ जाती है। समझ आई? मतलब सॉरी, एक तो मेरिस्टेमेटिक रहती है, दूसरी डिवीजन की कैपेबिलिटी लॉस कर देती है, जो कि आपकी फाइनली फिर जो है डिफ्रेंशिएट करती है, और डिफ्रेंशिएट कर करके जो भी उसको काम करना हो, जैसा बनना हो वैसा बन जाती है। ठीक है ना, फंक्शनली एक्टिव हो जाती है। सच सेल्स आर टर्म्ड एज परमानेंट और मेच्योर सेल्स एंड कॉन्स्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यूज। ड्यूरिंग द formation of the primary plant body, specific regions of the apical meristems and produce dermal tissue, ground tissue and vascular tissue। तो यहाँ इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देता हूँ। देखो यार, यहाँ पर एक जो थ्योरी है, 2-3 थ्योरी जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम या फिर रूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाती हैं। जैसे कि एक थ्योरी है, मैं बताऊँ आपको, उसका नाम है एपिकल सेल थ्योरी। तो बाबू एपिकल सेल थ्योरी ये कहती है कि ना, टिप पर मान लो ये प्लांट है, यहाँ पर सॉरी ऐसा बनाता हूँ अच्छा सा, यहाँ पर मान लो टिप है, तो टिप पर ये कहती है कि भाई यहाँ टिप पर ना कोई सेल होती है, ऊपर एपिकल सेल होती है, और कह रहे हैं कि भाई वो एपिकल सेल जो होती है वो ही ये सब कुछ नीचे एपिडर्मिस हुआ, कोर्टेक्स हुआ, जो भी कुछ हुआ वो ही बनाती है सारा कुछ। ठीक है, नागेली, एक हॉफमिस्टर एंड नागेली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे बताया था इस वाली थ्योरी को। तो ये ज़्यादा लागू नहीं होती, ये मैं बता दूं आपको अगर पूछे भी कोई। तो ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा यहाँ तक जो है आप इसे चला सकते हो, इसके बाद नहीं चलती है। मतलब ये पूछ ले कभी कभी कोई, तो ये कहाँ तक लागू होती है, इन तक लागू होती है। दूसरी थ्योरी है आपकी जो मोस्ट एक्सेप्टेड है लोगों के बीच में, वो है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी ये कहती है कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेंस्टीन। हेंस्टीन ने दी थी, और इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ना जो टिप होती है वहाँ पर ना कुछ रीजन्स होते हैं, टिप पर 3 रीजन बनाए, मान लो बना देते हैं हम ऐसे, 3 रीजन होते हैं जो कि आपके अलग अलग चीज़ों को बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई हिस्टोजन मतलब टिश्यू बनाने वाला, टिश्यू बनाने वाला, हिस्टो मतलब टिश्यू, जन मतलब बनाने वाला। तो उसमें कह रहे भाई सबसे बाहर की तरफ तो होता है डर्मेटोजन। डर्मेटोजन जो होता है वो आपका डर्मल टिश्यूज एपिडर्मिस बनाता है। फिर आपका होता है पेरिब्लेम। तो पेरिब्लेम जो होता है वो आपका बनाता है कोर्टेक्स वाला पार्ट, ये बनाता है आपका एपिडर्मिस वाला पार्ट। और फिर है आपका लास्ट वाला प्लीरोम। तो प्लीरोम आपका बनाता है वेस्कुलर सिलेंडर, है ना, मतलब स्टीलर सिस्टम हम लिख देते हैं, उसमें सब आ जाएगा स्टीलर सिस्टम वाला पार्ट। ठीक है ना, उसमें आ जाएगा पेरिसाइकल आ जाएगा, उसमें पिथ आएगा, वेस्कुलर बंडल आएंगे, मेडुलरी रेज आएगा, सब आएगा। तो ये 3 हिस्टोजन बताए गए हैं, ये ध्यान रखना है। डाइकोट स्टैम में कोई पूछेगा तो आप बताओगे, डाइकोट स्टैम में 3 हिस्टोजन हैं। अगर आपको कोई पूछे डाइकोट रूट में पूछे तो अभी आप बताओगे 3 हिस्टोजन है। अगर आपको कोई मोनोकोट स्टैम में पूछे तो भी 3 हिस्टोजन होते हैं। पर अगर कोई मोनोकोट रूट में आपसे पूछता है तो वहाँ 4 हिस्टोजन होते हैं। मोनोकोट रूट में चौथा हिस्टोजन जो होता है वो आपका रूट कैप बनाता है, उसका नाम है कैलिप्ट्रोजन। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कैलिप्ट्रोजन इज दैट पर्टिकुलर हिस्टोजन इन मोनोकोट रूट। इन मोनोकोट रूट, ये ध्यान रखना, मोनोकोट रूट में होता है, और वो भैया क्या बनाता है, रूट कैप बनाता है, रूट कैप इनिशियल्स बनाता है। तो ये सवाल आ जाता है कि मोनोकोट रूट में कितने हिस्टोजन होते हैं, तो आप बता देना 4 हिस्टोजन होते हैं। ठीक है ना, तो ये हिस्टोजन थ्योरी है। फिर एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी और दी थी, उसका नाम है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी ने ये कहा है भाई कि ये अगर मान लो आपका स्टैम की टिप है, ये मान लीजिए टिप है, और ये लीफ प्राइमोर्डिया हैं इसमें निकले हुए। ठीक है भाई, इस तरह से ये आप लोग स्टैम की टिप है। तो यहाँ पर 2 इसकी लेयर है। एक तो आउटर ये पार्ट होता है, इसे कहते हैं ट्यूनिका। तो जो आउटर लेयर्स हैं एपिडर्मिस है, थोड़ा सा पार्ट एपिडर्मिस का, नहीं पूरी एपिडर्मिस, और थोड़ा कोर्टेक्स आउटर लेयर एक आदि, वो तो बनाता है ट्यूनिका, और अंदर होता है कॉर्पस। तो बाकी सारी चीज़ें, कोर्टेक्स भी, पेरिसाइकल भी, वेस्कुलर बंडल भी, पिथ भी, ये सब बनाता है कॉर्पस।
और ये थ्योरी दी थी आपके, इनके नाम लिख देते हैं, शिमिट, इन्होंने थ्योरी दी थी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। तो ज़्यादा थ्योरी जो है वो मानी जाती है वैसे हैंस्टीन की हिस्टोजन थ्योरी, पर यहाँ लिखा है, जैसे एक लाइन लास्ट में आप पढ़ो, यहाँ लिखा है कि भैया स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस द स्पेशल टिश्यूज, दैट इज डर्मल टिश्यू के लिए जैसे आप बता दो डर्मेटोजन है, ग्राउंड टिश्यू के लिए जैसे आप बता दो पेरिब्लेम है, वेस्कुलर टिश्यू के लिए आप बता दो प्लीरोम है। तो इस तरह से टिश्यूज के लिए थ्योरीज दी गई हैं, तो ये ध्यान रखना, बस कभी कभी सवाल आ जाता है तो आप कर देना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। चलिए चलते हैं आगे। आगे हेडिंग है भाई साहब परमानेंट टिश्यूज। तो मैंने बताया था भैया जो एक सेल है वो परमानेंट होती है, डिफ्रेंशिएट करती है, अपना काम करती है, उसे परमानेंट सेल कहते हैं, वही मिलकर के परमानेंट टिश्यू बनाती है। तो टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू मिलते हैं जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्टेनकाइमा। तो यहाँ लिखा है द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स इन सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज। तो यार देखो यहाँ लिखा है जनरली डू नॉट डिवाइड फर्दर, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी डिवाइड कर ही नहीं सकती। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? इसका ये कतई मतलब नहीं है कि डिवाइड कर नहीं सकती, डिवाइड कर सकती है पर जनरली नहीं करती है, जरूरत आने पर डिवाइड कर लेती है। वो आपको समझ में आएगा, आगे चल के बताएंगे। तो यहाँ लिखा है द सेल ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। परमानेंट टिश्यूज हैविंग सेल्स आर सिमिलर काइंड, दे हैव फॉर्म द सिंपल टिश्यूज, and permanent tissue having many different type of cells are called as complex tissues. चलिए नेक्स्ट है सबसे पहले सिंपल टिश्यू। तीन तरह के सिंपल टिश्यू हैं। सबसे पहले आप देखो ये पैरेन्काइमा का फोटो दिख रहा है आपको, इसमें आपको सेल्स जो है वो आपको आइसोडायमेट्रिक दिखती हैं, मतलब सबका डायमीटर लगभग समान होता है, स्फेरिकल हो ओवल हो कैसे भी हो, ज़्यादातर समान डायमीटर की होती है। इनके बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेस मिलेंगे, मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते हैं। हालांकि इनके अंदर सबके न्यूक्लियस होता है, ये लिविंग सेल्स होती हैं, दे हैव लार्ज स्पेस टू स्टोर द स्टोर सम फूड भी स्टोर करती हैं ये। और मेन बात यही है कि इनका काम है फूड को स्टोर करना। और जैसे कभी कभी मैं बता दूं आपको कि जैसे अगर इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस हो तो अब इनको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। और एरेन्काइमा में आप बताऊं आपको जो वाटर वाले एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मिलते हैं। और अगर मैं बता दूं कि इनके अंदर मान लो बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट है तब इनको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, है ना ये। तो जब बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है तब इनको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। तो इस तरह से इनके मॉडिफिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। तो एक बार पढ़ो यहाँ लिखा क्या है। यहाँ लिखा है कि सिंपल टिश्यू इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। The various simple tissue in plants are parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Parenchyma form the major part of within the organs, and the cell of the parenchyma are generally isodiametric. ये सवाल यहाँ से आ सकता है। They may be spherical, ये spherical हो सकती हैं। They may be oval, round, polygonal और elongated shape की हो सकती हैं। स्पेस हो सकता है, स्पेस नहीं भी हो सकता है। Their wall are thin, ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है parenchyma की कि इनकी वॉल थिन होती हैं, प्राइमरी वॉल होती है ज़्यादातर, सेकेंडरी वॉल नहीं बनाते, हल्की फुल्की बना लें। एंड मेड ऑफ सेल्यूलोज, दे मे आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव सम स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। क्लोज पैक हो सकती हैं और थोड़ा बहुत स्पेस रख सकती हैं। द पैरेन्काइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन। तो ठीक है, मतलब जब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा ज़्यादा मात्रा में तब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अदरवाइज चीज़ों को स्टोर करते हैं, मतलब स्टोरेज का काम करते होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दूसरा है हमारा कोलेन्काइमा। तो इसको भी देख लो एक बार फोटो में भाई। यहाँ देखो जो सेल्स होती है कोलेन्काइमा की, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात। कोलेन्काइमा की जो सेल है इनके बीच में स्पेस नहीं है। स्पेस को भर दिया है किसने? स्पेस को भर दिया है इन्होंने। किसने भैया? कहाँ गए? ये रहे हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। और इनकी हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं काफ़ी। मतलब जहाँ ये होता है कोलेन्काइमा वहाँ जो है इनकी, क्योंकि नेचर जो है वो इनकी हाइड्रोफिलिक है, जो सब्सटेंस हैं इनकी वजह से काफ़ी जो है फ्लैक्सिबल टिश्यू होते हैं। तो इनकी वजह से स्पेस भी भर जाता है, ये ध्यान रखना। लिविंग होते हैं, ये ध्यान रखना। पैरेन्काइमा भी लिविंग था और ये भी लिविंग है। द कोलेन्काइमा अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट डाइकोट प्लांट। तो भाई ये लाइन खतरनाक लिखी हुई है, इसको हम नीले पेन से मार्क कर लेते हैं
Collenchyma occur in layers. Occur in layers. Layer नहीं, layers below the epidermis in most of the dicot plant. तो भैया ध्यान रखना, लेयर्स हैं, लेयर नहीं है ये, और कई लेयर है मतलब, तो ये इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस के नीचे जो टिश्यू है, एंड दैट इज द हाइपोडर्मिस. तो बाबू समझने की बात ये हुई है कि हाइपोडर्मिस जो बनी होती है वो कॉलनकाइमा की बनी होती है डाइकोट स्टैम में. तो डाइकोट स्टैम की हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ द कॉलनकाइमा एंड इट इज फाउंड आइदर एज ए होमोजीनस लेयर, या तो ये पूरी तरह से एक ही लेयर की बनी हो सकती है या फिर ये पैचेस हो सकते हैं, इट डिपेंड्स. It consists of cells which are maybe thickened at the corner due to the deposition of cellulose and hemicellulose and pectin. तो इसमें मेन शब्द जो है वो पैक्टिन ही है, आप इसे जरूर ध्यान रखना, ये भूल ना जाना, ठीक है. फिर लिखा है collenchymatous cells may be oval, spherical, polygonal or often which contain the chloroplast. These cells assimilate food when they contain chloroplast. इंटरसेलर स्पेस आर एब्सेंट. तो भाई इंटरसेलर स्पेस तो नहीं होगा क्योंकि वो उसने भर दिया है. एंड दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच ए यंग स्टेम एंड पिटियोल ऑफ द लीफ. तो भाई ध्यान रखना है, पिटियोल ऑफ द लीफ का सवाल आएगा, पिटियोल ऑफ द लीफ का क्वेश्चन आएगा, इसे याद कर लो भैया, इसे ना भूल जाना. बाकी कुछ आए और ना आए तो ये जरूर आएगा कि भैया कॉलनकाइमा कहाँ है. तो ध्यान रखना, डाइकोट स्टैम की हाइपोडर्मिस जो कि सिंगल लेयर नहीं है, लेयर्स हैं, और वहां भैया मिलता है कॉलनकाइमा. दूसरा जो आपकी पिटियोल ऑफ द लीफ है वहां कॉलनकाइमा मिलता है, क्योंकि पिटियोल लीफ का जो होता है वो पत्तियों को हवा में फ्लटर करने के काम आता है, तो कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना. नेक्स्ट है हमारा स्क्लेरेन्काइमा. ये स्क्लेरेन्काइमा बना हुआ है, एक तो बनी है फाइब्रस, एक बना है सेल टाइप. तो दो तरह का होता है, फाइबर होता है और सेल टाइप होता है, उसे कहते हैं स्क्लेरिड ये, या फिर इनके लिए एक शब्द यूज होता है, इनको हम स्टोन सेल्स भी कह देते हैं ये. और इनके अंदर आपको दिख रहा होगा ल्यूमन जो है, इनकी कैविटी जो है इसकी जो है वो बहुत छोटी है, नैरो कैविटी है. इसकी थोड़ी कैविटी जो है वो बड़ी है, लार्ज है थोड़ी सी फाइबर की. और वॉल जो है यहाँ थिक सेल वॉल है, ये आपको दिखाई दे रही होगी. अंदर आपको दिखेगा यहाँ लिग्निन जमा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो कि इसे काफ़ी कठोर और हार्ड और ठोस बनाता है. जहाँ भी मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होती है, जहाँ भी आपको मैकेनिकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, वहाँ पर आपको स्क्लेरेन्काइमा मिलता है. तो यहाँ लिखा है कि स्क्लेरेट्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड नैरो सेल्स विद थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स. लिग्निफाइड मतलब कतई कठोर, ठीक है, कतई एकदम, ठीक है भाई. चलिए लिखा है having a few or numerous spirits, they are usually dead or without protoplast. तो यहाँ एक अच्छी बात लिखी हुई है, डेड तो है ही है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट लिखा है भाई, प्रोटोप्लाज्म नहीं लिखा है. तो ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है, सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट हो चुकी है क्योंकि प्रोटोप्लास्ट नहीं है, ये ध्यान रखेंगे. प्लाज्म होता तो मेम्ब्रेन होती. On the basis of the variation in the form, structure, origin and development, sclerenchyma may be either fiber or sclerids. The fiber are thick walled, elongated, pointed cells. दोनों किनारों से पतले होते हैं फाइबर. And generally occurring in groups in various part of the plant. Next है the sclerids are spherical, oval, spherical हो सकती हैं, oval हो सकती हैं, cylindrical हो सकती हैं, highly thickened हो सकती हैं, highly thickened and dead cells with very narrow lumen. तो ध्यान रखेंगे कि ल्यूमेन जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो होती है, किसकी, स्क्लेरिड्स की ल्यूमेन वेरी नैरो होती है, जबकि जो फाइबर्स है उनकी ल्यूमेन थोड़ी बड़ी होती है. नैरो कैविटी, ये सवाल आ सकता है. ओब्लिटरेटेड ल्यूमेन पूछ सकते हैं किसकी है, तो आप बता दोगे कि ओब्लिटरेटेड ल्यूमेन इज ऑफ स्क्लेरिड. ज़्यादा ओब्लिटरेशन मतलब ज़्यादा लिग्निन वहाँ जमा है, ये ध्यान रखेंगे. दीज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट ऑफ द वॉल ऑफ द नट, जो कि फ्रूट्स ऑफ नट है वहाँ पर मिलती हैं. पल्प ऑफ द फ्रूट लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा इनमें मिलती है. सपोटा चीको कहते हैं. सीड ऑफ कॉट ऑफ लेग्यूम्स इसमें मिलती है. लीव्स ऑफ टी, तो मैं थोड़ा सा एक आधा नाम बताता हूँ जो मेरे को पता है. इनके नाम है, जैसे लीव ऑफ टी में मिलती है, उसका नाम है एस्ट्रोस्क्लेरिड, ये नाम है इसका. और जैसे जो आपका ये लेग्यूम्स में है एक, इसका नाम है मैक्रोस्क्लेरिड्स. ठीक है, ये है, ठीक है. एक होता है ओस्टियोस्क्लेरिड,
इस तरह से इनके नाम हैं अलग अलग ना, तो वो अलग अलग जगह पे, जैसे ये मोनोकोट्स में मिलती है, मोनोकोट, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है, पर मैंने एक पेपर में देखा था, मैक्रोस्क्लाइड्स पूछा गया था, तो देख लेना, इसको याद कर लेना। बाकी जैसे आप देखोगे गुआवा खाओगे, हार्ड होता है अंदर से, पियर भी हार्ड होता है, चीकू भी थोड़ा दाने दाने उसके अंदर होते हैं, लकड़ी लकड़ी जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं ना चीकू के अंदर, वो भी उसी के बने होते हैं, ठीक है ना। और जो नट्स होते हैं उनके जो कवर होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, तो बहुत हार्ड वो किसकी वजह से होते हैं, स्लाइड्स की वजह से होते हैं, उसको कठोर बनाते हैं, ठीक है ना। लिखा है स्क्लेनकाइमा प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, तो भैया स्क्लेनकाइमा का काम ही वही है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को, ठीक है ना। तो ये है हमारा यहाँ तक का पार्ट जो कि हमने इस वीडियो में कवर किया है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार। प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, पूरी पूरी वीडियो देखा करो, जिन्होंने देखी है वो बार बार देखें, क्योंकि उनके काम आने वाली है, मतलब बहुत काम आने वाली है, मतलब इसको पढ़ के नीट निकालना हलवा है, मतलब आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपका नीट टूक नहीं सकता। नीट क्या, जो भी एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड है वो सब हो जाएंगे, स्कूलिंग का एग्जाम हो, कहीं का भी एग्जाम हो, यू कैन डू एवरीथिंग अगर आप ऐसे पढ़ सकते हो। बाद में मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह और चीज़ों की प्रैक्टिस कराऊंगा, बस थोड़ा सपोर्ट दे दो। और नया माइक भी ले लिया भाई अब तो, थैंक यू सो मच, मतलब आप लोगों के लिए लिया है तो आपको फ़ायदा होगा, अच्छी आवाज़ आएगी, तो बताना कैसी आवाज़ आई है इस वीडियो में, तो मैंने पहली बार यूज किया है आज। थैंक यू सो मच पूरे देखने के लिए, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।